गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं अमित कुमार आप सभी प्यारे फ्रेंड्स का स्वागत करता हूं। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं। आप हर जगह न्यूज में सुन रहे होंगे कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन इसलिए लागू हुआ क्योंकि वहां बहुत हिंसा हुई, इसकी वजह से लागू हो गया। लेकिन एक्चुअल कारण क्या रहा संवैधानिक आधार पर, आज हम उसको बहुत अच्छे से बताएंगे। और उसमें सबसे प्रमुख जो कारण है अनुच्छेद 174(1) का है। अब आप कहोगे कि सर अभी तो हमें यह पता है कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, अब ये कहां से आ गया अनुच्छेद 174(1)? तो याद रख लीजिएगा, यहां पे जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया गया है। लेकिन उसका जो कारण है क्यों लगाया गया, जैसे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया अनुच्छेद 356 के तहत, अब मुद्दा यह है, सवाल यह है क्यों लगाया गया, कारण क्या था? तो इसका कारण बता रहा है अनुच्छेद 174(1). अब आपके दिमाग में जाएगा कि 174(1) में ऐसा क्या है जो अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। तो इसको जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और 356 के साथ साथ 365 भी हम जानेंगे। 365 के द्वारा भी राष्ट्रपति शासन लागू होता है, याद रख लेना। 365 के द्वारा भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। लेकिन अगर इसकी बात किया जाए जो मणिपुर में लागू हुआ है तो ये अनुच्छेद 356 के तहत लागू हुआ है। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं अब आपको समझाना चाहूंगा, यहां पर बहुत अच्छा कंटेंट है। एक बार आप सभी लोग देखेंगे तो सारी चीजों को हम लोग लेकर आए हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। यहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एक भी क्वेश्चन अब आप लोगों का गलत नहीं होने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं मणिपुर में। और मणिपुर की अगर बात किया जाए तो 3 मई का वो दिन था, 3 मई 2023 का वो दिन था जब मणिपुर में दो एक जातीय समुदाय थे। उन जातीय समुदाय को अगर मैं बताऊं एक पेज लेकर मैं बताऊं, मान लीजिए ये मणिपुर है। इस मणिपुर में दो जातीय समुदाय है, एक कुकी है, याद रख लीजिएगा, एक कुकी है और एक मैतेई है। एक कुकी है और एक मैतेई है। इन दोनों के बीच जातीय संघर्ष हुआ और इसमें लगभग 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे। मई 2023 की बात है, 3 मई 2023 को पहली बार घटना घटित हुई थी और बहुत सारे लोग मारे गए। कंटिन्यू ये घटना घट ही रही थी और अंततः जाकर जो रिपोर्टों आई लगभग 250 से ज्यादा लोग मणिपुर में मारे गए। और आपको पता है जैसे मैरी कॉम जैसी खिलाड़ी ने जो है कमेंट किया था कि मणिपुर बर्न यानी मणिपुर जल रहा है, इसको आकर बचाओ, इसकी हेल्प करो। और जहां जगह जगह आगजनी, जगह जगह पर लोगों को मारा जा रहा है। कुकी कहीं मिल गया तो मैतेई के द्वारा उसको मार दिया गया, मैतेई का कोई मिल गया तो कुकियों के द्वारा मार दिया गया। इस तरीके से 250 से प्लस लोग मारे गए और 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए मणिपुर से। तो इसको ये ध्यान रखिएगा। अब आपके दिमाग में ये जाएगा कि ये तो सर 2023 की बात है, तो अभी क्यों मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो आप याद रख लीजिएगा, मणिपुर शासन की अगर बात किया जाए तो आप ध्यान दीजिएगा, शासन क्यों लगा ये समझना है। तो आप याद रख लीजिएगा 12 अगस्त 2024 को विधानसभा का सेशन हुआ था, विधानसभा की बैठक हुई थी और अनुच्छेद 174(1) में कहा गया है कि किसी भी विधानसभा में जो सेशन होता है वो सेशन 6 महीने से अधिक का अंतर उसमें नहीं होना चाहिए। जो संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 174 में ये लिखा गया है कि जैसे मान लीजिए मणिपुर की विधानसभा जो है उसका अंतिम सेशन 12 अगस्त 2024 को हुआ था। उसके बाद से इसका सेशन जो है होना था फरवरी में, और फरवरी में इसका सेशन नहीं हो पाता है। और आपको पता है 12 फरवरी को 6 महीने पूरे हो गए थे इस सेशन को किए हुए। ये जो सेशन हुआ था असेंबली का यानी विधानसभा का, मणिपुर विधानसभा का 12 अगस्त 2024 को ये लास्ट सेशन था।
इसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर उनको दोबारा बैठक करनी थी, बजट सत्र इनको लाना था। लेकिन आपको पता है 9 तारीख को ही, ध्यान दीजिएगा, क्रम से चलिएगा, ये क्यों राष्ट्रपति शासन लागू हुआ ये आपको चलना है। एक तो मैंने कारण बताया, यहां पर इतनी सारी चीजें चल रही थी, और सबसे मेन कारण जो संवैधानिक आधार पर लगाया गया है वो आ जाइए आप 12 अगस्त को, 12 अगस्त 2024। तो इस दिन लास्ट सेशन हुआ था मणिपुर विधानसभा का, मणिपुर का लास्ट सेशन मणिपुर विधानसभा का, ये लास्ट सेशन हुआ था। अब 12 फरवरी 2025 के, यानी इसके पहले इनको सेशन करना था, बजट सत्र आना था। तो 12 के पहले बजट सत्र आ जाना था। क्यों? क्योंकि 6 महीने से, अगर 12 के बाद होता तो 6 महीने से अधिक का गैप हो जाता, 6 महीने से अधिक का गैप हो जाता। और आप देखेंगे इसी बीच एक घटना घट जाती है 9 फरवरी को मणिपुर के जो सीएम हैं एन बीरेन सिंह, मणिपुर के जो सीएम हैं, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने क्या किया, एन बीरेन सिंह ने क्या किया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया सीएम के पद से। जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया सीएम के पद से, तो अब जो बजट सत्र पेश होना था, जब सीएम ने इस्तीफा ही दे दिया तो बजट सत्र क्या किया गया, बजट सत्र कैंसिल कर दिया गया, बैठक हुई ही नहीं। और हमारे संविधान में, हमारे अनुच्छेद 174(1) में यह प्रावधान है कि 2 बैठकों के बीच जो अंतर होगा वो 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। और आप देखिए अगस्त, 12 अगस्त थे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 12 फरवरी को वो 6 महीना कंप्लीट हो गया। इसी वजह से 13 को क्या हो गया, 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। तो अब आपके समझ में आया कि ये राष्ट्रपति शासन क्यों लागू हुआ। और आप बहुत सारे लोगों को आप देखोगे वो बोल रहे होंगे कि एन बीरेन सिंह इस्तीफा दे दिए, कोई मुख्यमंत्री बन नहीं पाया, इस वजह से जो है लग गया। लेकिन मेन कारण जो संविधान के आधार पर है, जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है, तो अनुच्छेद 174(1) में यह लिखा गया है कि 2 सभाओं के बीच अधिकतम 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और आप यहां देख रहे हो 6 माह से अधिक का अंतर हो गया। इस वजह से 12 को ये कंप्लीट हुआ। आप कह सकते हो सर, मैं तो ये भी कह सकता हूं ना, 9 तारीख को एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया, 10 को राष्ट्रपति शासन लागू कर देते। चलो 10 को लागू नहीं किया, 11 को कर देते। चलो 11 को नहीं किया, 12 को कर देते। 13 को ही क्यों किया? क्योंकि आपको पता है 12 को नहीं कर सकते थे, क्योंकि 12 तारीख का तो अभी 6 महीना कंप्लीट हुआ। जैसे ही 6 महीने कंप्लीट हुआ विधानसभा की बैठक का, और जैसे ही अगला दिन लगा 6 महीना कंप्लीट हो गया, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हुआ काम, वैसे ही 13 तारीख को क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा कि राष्ट्रपति शासन मणिपुर में किस डेट को लागू हुआ, तो आपको याद रखना है 6 महीने से अधिक का अंतर हो चुका है। तो इस वजह से यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अब अनुच्छेद 356 में ही कहा गया है राष्ट्रपति शासन किन किन आधारों पर लगाया जा सकता है। तो आपको पता है राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, जो मैंने आपको बताया, इसके तहत लगाया जा सकता है। और एक चीज याद रखना, 365 के तहत अगर बात किया जाए राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है, तो 365 के तहत मान लीजिए केंद्र सरकार ने, आपको पता है 365 के तहत यह लागू कब होता, अगर केंद्र सरकार ने राज्य को कोई निर्देश दिया। किसको निर्देश दिया? राज्य को कोई निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने राज्य को निर्देश दिया और राज्य ने उस निर्देश को, इस निर्देश को मानने से मना कर दिया कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। अगर केंद्र ने कोई निर्देश दिया राज्य सरकार को और राज्य सरकार ने यदि उसे नहीं माना, इनकार कर दिया, इस स्थिति में अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो याद रख लीजिएगा 356 एक अलग है और 365 के तहत भी राष्ट्रपति शासन लागू होता है। यानी राज्य का जो विषय है उस विषय पर केंद्र का जो है दायित्व हो जाएगा, उस पर केंद्र का अधिकार हो जाएगा। बजट पेश करना होगा तो संसद पेश करेगी, केंद्र सरकार कार्यकारी आधार पर पेश करेगा, या फिर
केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को मुख्य कार्यकारी के रूप में भेज दिया जाएगा, आप यहां की देखभाल करो। तो आप समझना 365, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा जा सकता है 365 अनुच्छेद। अनुच्छेद 365 का मतलब ये हुआ कि अगर केंद्र सरकार ने कोई निर्देश राज्यों को दिया है कि ये आपको अपने यहां लागू करना है और केंद्र सरकार के कहा हुआ कहने के अनुसार राज्य सरकार नहीं मानती है, इस स्थिति में केंद्र सरकार अनुच्छेद 365 का सहारा लेकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करेगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए अभी कुछ टाइम पहले आया था कि नागरिकता को लेकर कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनके जो मुस्लिम नागरिक हैं उनको हम अपने यहाँ का नागरिक नहीं बनाएंगे, इनके यहाँ का हम नागरिक नहीं बनाएंगे, इनके यहाँ का हम नागरिक नहीं बनाएंगे। अब अगर बात किया जाए प्यारे बच्चे, अब यहां पर बात किया जाए, मान लीजिए निर्देश दे दिया केंद्र सरकार ने, और निर्देश केंद्र सरकार ने दे दिया, अब पश्चिम बंगाल बोले कि हम ये नागरिकता वाला रूल अपने यहां लागू नहीं करेंगे, तो क्या ये पश्चिम बंगाल की सरकार, उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो केंद्र सरकार ने जो कहा कि सभी राज्यों में इसे लागू किया जाना चाहिए, तो राज्य सरकार के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि उसे मना कर दे। मान लीजिए ममता बनर्जी हमारी जो दीदी हैं, मान लीजिए वो मना कर देती हैं, तो केंद्र सरकार इस आधार पर 365 के तहत इन पर राष्ट्रपति शासन, यहां की सरकार को भंग करके यहां राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना जो है अधिकार नहीं है कि अगर केंद्र सरकार ने उसको बोला ये चीजें लागू करनी है तो मतलब करनी है। अगर वो मना कर देते हैं तो पॉसिबिलिटी ये है वहां पर अनुच्छेद 365 के तहत लागू किया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है कि ममता बनर्जी बोल रही थी कि हम जो नागरिकता से संबंधित जो सीएए वाला कानून था उसे हम लागू नहीं करेंगे, उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, वो सब राजनीतिक दांवपेच था। वो सब क्या था? वो सब राजनीतिक दांवपेच था। अब चलिए, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में हम देखते हैं। आपको पता है, और यहां मैं समझाते भी चलूंगा, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 365 में राष्ट्रपति शासन की बात कही गई है। तो मैंने आपको पॉइंट वाइज बताया किन परिस्थितियों में यह लगाना उचित है। त्रिशंकु विधानसभा का क्या मतलब है? मान लीजिए चुनाव हुआ विधानसभा का, मणिपुर विधानसभा या किसी का भी मान लो चुनाव हुआ, और उस चुनाव में कोई भी पार्टी बहुमत स्थापित नहीं कर पाती और कोई भी पार्टी सरकार बनाने के लिए आगे नहीं आती, त्रिशंकु विधानसभा हो गई। अब इस स्थिति में राज्यपाल उस स्टेट में राष्ट्रपति से बोलकर कि आप यहां पर त्रिशंकु विधानसभा हो गई, यहां कोई बहुमत दल का नेता नहीं है, कोई यहां पर स्टेट संभालने के लायक नहीं है, कोई किसी के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो संभाल सके, क्योंकि उनके पास सीट उतनी नहीं आई है और आपस में सहमति भी नहीं बना पा रहे हैं कि गठबंधन कर लें। इस वजह से आप आइए और यहां पर शासन करिए, यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। दूसरा, बहुमत प्राप्त दल ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया हो। मान लीजिए जिसके पास बहुमत है, मान लीजिए अभी बीजेपी के पास है, बीजेपी ने मान लीजिए मणिपुर में सरकार, एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद सरकार गठित ही नहीं किया। बीजेपी चाहती तो गठित कर सकती थी, लेकिन सरकार ही गठित नहीं किया, तो एक मुद्दा ये भी हो जाएगा। तो इस वजह से भी क्या हो जाएगा, अन्य स्पष्ट बहुमत वाला कोई गठबंधन नहीं है। और आपको पता है मणिपुर में और कोई गठबंधन है नहीं कि वो तुरंत 9 को एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया और 10 को तुरंत जाके वो अपना मेजॉरिटी सिद्ध कर दे कांग्रेस वाले कि हम बन जाएंगे, तो यहां पर कांग्रेस का गठन हो जाता, लेकिन उनके पास मेजॉरिटी है ही नहीं। देखिए, मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे तथा अन्य कोई दल सरकार बनाने का इच्छुक ना हो। अभी यहां मंत्रिपरिषद ने त्याग नहीं दिया, बस इन्होंने, मुख्यमंत्री जो है उन्होंने क्या किया है, अपना इस्तीफा दे दिया, तो मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। अगर सीएम ने इस्तीफा दे दिया, मंत्रिपरिषद जो है स्वतः भंग हो जाती है। तो जब यहां पर और कोई सरकार बनाने का इच्छुक नहीं है तब भी लग सकता है। राज्य सरकार ने संवैधानिक निर्देश ना माना हो, जो मैं आपको बता रहा था, अगर राज्य सरकार ने संवैधानिक निर्देश ना माना हो, इस आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और ये वाला 365 के तहत लगाया जाएगा, अनुच्छेद 365 के तहत। अब देखिए 56 में क्या लिखा है, यदि कोई राज्य सरकार जानबूझकर संविधान के निर्देशों का उल्लंघन करे अथवा राज्य में ऐसी स्थितियां खड़ी हो जाएं जहां सरकार संविधान के अनुरूप शासन न चला पाए, तो ऐसे 2 आधारों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब यहां पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत कहां हुआ, 6 महीने से अधिक का अंतर हो गया ना। अगर संवैधानिक प्रावधान होता तो 6 महीने के अंदर अंदर सेशन होना चाहिए था, बैठक होनी चाहिए थी विधानसभा की, लेकिन बैठक हुई नहीं। जो बजट कालीन सत्र था उसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। इस स्थिति में केंद्र सरकार क्या करती, राष्ट्रपति शासन के अलावा कुछ बचता नहीं उनके पास।
आगे देखिए, अनुच्छेद 356 और 65 भी लेकर आया हूं, जो बताया था। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या इसके बिना ही समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो इस स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो आपको पता है संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया गया। क्यों नहीं चलाया गया? क्योंकि अनुच्छेद 174 में जो शुरुआत में मैंने बताया था, अनुच्छेद 174(1) में लिखा गया है कि किसी भी विधानसभा का, कोई भी स्टेट हो, किसी भी विधानसभा का अधिकतम जो बैठक का गैप है वो 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीने से अधिक का गैप हो गया तो इसका मतलब वो संविधान के उपबंधों के प्रावधानों के खिलाफ है। इस स्थिति में राज्यपाल के कहने से या फिर केंद्र सरकार को स्वतः ये पता चल जाए कि वहां संवैधानिक उपबंधों के अनुसार काम नहीं चल रहा है, तो केंद्र सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। अब आगे देखिए, सरकार के निर्देशों का राज्य सरकार द्वारा पालन करने में असमर्थता, जो अभी मैंने सीएए का एग्जांपल दिया और उस टाइम जब मुद्दा 2019 में उठा था, आप लोगों ने देखा होगा, फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने बिल्कुल देखा होगा, सुना होगा, लंबे टाइम से आप लोग तैयारी कर रहे हो। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी, उन्होंने बोला सारा स्टेट लागू कर देगा सीएए कानून को, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार इस सीएए कानून को लागू नहीं करेगी। लेकिन आपको बता दूं, अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो उन्हें लागू करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए उसके बाद भी केंद्र सरकार यानी अगर राज्य सरकार उसके बावजूद भी लागू नहीं करती है, तो इस अनुच्छेद का हवाला देकर मोदी जी क्या कर सकते हैं? पश्चिम बंगाल पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। लेकिन जनरली सरकार, केंद्र सरकार ऐसा क्यों नहीं करती? जो बहुत ज्यादा बहुमत की सरकारें होती हैं, इस आधार पर क्यों बहुत कम राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? आप लोग सोचकर कमेंट में बताना, आप लोग सोचकर कमेंट में बताना, सभी लोग कमेंट करना कि अनुच्छेद 365 जब सरकार के निर्देशों का राज्य सरकार द्वारा पालन करने में असमर्थता हो, तो यहां से भी तो बहुत जो है राष्ट्रपति शासन यहां से भी तो बहुत बार लगाया जा सकता है, तो यहां से कम क्यों लगाया जाता? बहुत ज्यादा बार इसका यूज क्यों नहीं किया जाता 365 का? ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताना, और मैं आपको फिर अगर कमेंट जिसका सही रहेगा मैं उसको एक बढ़िया सा दे दूंगा, बाकी मैं लिखकर खुद ही बता दूंगा क्यों लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए उद्घोषणा की प्रक्रिया एवं अवधि। अब इसको समझने के लिए इसको ध्यान देना है। मैं एक पेज लेता हूं, आज मैं आपको ये ऐसा समझा दूंगा, जिंदगी में आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी राष्ट्रपति शासन से संबंधित किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन आए, यहां तक यूपीएससी लेवल का भी कोई क्वेश्चन आए या फिर पीसीएस में कोई आए, वनडे एग्जाम का कोई क्वेश्चन आए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू हो गया। अब जब राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू हो गया, तो एक बार लागू होने के बाद यह 2 महीने तक लागू रहेगा। 2 महीने तक लागू रहेगा। अगर 2 महीने के अंदर अंदर लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दें, साधारण बहुमत से अगर ये प्रस्ताव पारित कर दें, तो ये अगले 6 महीने के लिए विस्तारित हो जाएगा। अगले 6 महीने के लिए विस्तारित हो जाएगा। और बात किया जाए, फिर मान लीजिए 6 महीने के अंदर अंदर फिर जो है राज्य सरकार और लोकसभा और राज्यसभा फिर जो है इसका अनुमोदन कर दे, साधारण बहुमत से फिर अनुमोदन कर दे, तो फिर 6 महीने के लिए ये और बढ़ जाएगा, 6 महीने के लिए और ये विस्तारित हो जाएगा। अब यहां पर 1 साल कंप्लीट हो गया। अधिकतम याद रख लीजिएगा, अधिकतम 3 सालों तक किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अधिकतम 3 सालों तक किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 3 साल तक तो लागू किया जा सकता है या 3 साल तक राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जा सकता है, लेकिन 1 साल से बाद अगर आप किसी स्टेट में लागू करने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए दो चीजें होनी चाहिए, 2 वहां पर और चीजें आ जाएंगी। 1 साल तो आप 6-6 महीना बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको मान लीजिए इससे ज्यादा बढ़ाना है,
तब आपको क्या करना होगा, इसके लिए दो आधार दिया गया है संविधान में, और दो आधार क्या है कि भारत में या तो आपातकाल लागू हो, भारत के या किसी हिस्से में आपातकाल लागू हो। पहली शर्त यह है, अगर आपको 1 साल से ज्यादा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रखना है तो या तो भारत में आपातकाल लागू हो, जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, या भारत के किसी हिस्से में लागू हो। और दूसरा, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है यह निर्धारित कर दे कि अभी उचित समय नहीं है, या हम अभी चुनाव कराने में असमर्थ हैं, देश की स्थिति ऐसी है या उस राज्य में ऐसी हालत है कि चुनाव कराना संभव नहीं है। तो ये दो आधार हैं, या तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, या तो फिर इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि उस राज्य में इलेक्शन कराना संभव नहीं है। ये दो आधार में से कोई एक आधार होगा, तब इसको बढ़ाया जा सकता है। और 6-6 महीने करके अधिकतम 3 सालों तक इसे बढ़ाया जा सकता है, 3 सालों के ऊपर नहीं लाया जा सकता। तो अधिकतम सीमा की बात किया जाए तो 3 साल से ज्यादा राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में एक साथ लागू नहीं किया जा सकता। ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। जो दो शर्तें बताया है, 1 साल से ज्यादा किसी राज्य में अगर आप लोग राष्ट्रपति शासन लागू करवाना चाहते हो या केंद्र सरकार लागू रखना चाहती है, तो उसके लिए 2 शर्त हैं, या तो राष्ट्रीय आपातकाल देश में लागू हो या देश के किसी हिस्से में लागू हो, और दूसरा जो आपका है वो भी ध्यान रखना है, इलेक्शन कमीशन यह निर्धारित करे कि अभी उस राज्य में जहां आपातकाल लागू है उस राज्य में हम अभी चुनाव कराने में असमर्थ हैं, वहां चुनाव नहीं हो सकता, वहां की स्थिति विकट है, इस स्थिति में भी लागू किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं हम लोग, समझ गए ये लोग। अब देखिए, यहां देखिए वही चीजें हैं, राष्ट्रपति शासन की घोषणा 2 माह तक लागू रहती है। अगर 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदन अलग अलग साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन कर देते हैं तो यह 6 माह के लिए बढ़ जाती है। बता दिया, इसी प्रक्रिया से इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय के लिए बढ़ाने हेतु कितनी शर्तें हैं? 2 शर्तें हैं। मैंने आप सभी लोगों को बताया, 1 सेकंड, मैंने आप सभी लोगों को बताया है इसके लिए 2 शर्तें हैं। जरा वो 2 शर्तें देखिए, कौन सी है? संपूर्ण भारत में या किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, यह अनुच्छेद 352 है ना। भारत का चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि उस प्रांत में चुनाव नहीं करवाए जा सकते, तो ये आपका 2 शर्त है, तब 1 साल से ज्यादा हो सकता है। उपरोक्त शर्तें पूरी होने के बाद भी किसी राज्य में आपातकाल या राष्ट्रीय शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष ही हो सकती है, 3 साल से ज्यादा राष्ट्रपति शासन नहीं हो सकता। अब देखिए आगे प्रभाव क्या होगा, देश का संघात्मक ढांचा एकात्मक में बदल जाएगा। एकात्मक का मतलब क्या हो जाता है? एकात्मक का मतलब राज्य की जो शक्तियां हैं, मुख्यमंत्री की जो शक्तियां हैं, राज्य पर राज्य सूची का जो विषय है, उस राज्य में अब केंद्र सरकार काम करेगी। उस राज्य में अब केंद्र सरकार के वो हाथों में आ गई है, केंद्र सरकार यानी बजट भी पेश करेगी संसद, और उस राज्य की राज्य सूची का जो विषय है वो भी संसद बनाएगी, या केंद्र सरकार के द्वारा किसी को कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, हो सकता है राज्यपाल को ही कार्यकारी बना दिया जाए मणिपुर का। तो राष्ट्रपति शासन का मतलब यह है कि अब केंद्र से डिसाइड किया जाएगा कि यहां क्या चेंजेस होंगे, क्या चेंजेस नहीं होंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है किसी भी स्टेट में, तो वहां का जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय की शक्तियों में कोई कमी नहीं की जा सकती। उच्च न्यायालय से कोई मतलब नहीं है, नहीं तो आप ये सोचो वो भी उच्चतम न्यायालय के हाथों में चला जाएगा, नहीं, उच्च न्यायालय ही सर्वोसर्वा रहेगा वहां पर। बाकी चीजों में चेंजेस आ जाएगा। राज्य की विधानसभा निलंबित हो सकती है और संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, अथवा राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। वित्तीय शक्तियों का प्रयोग या व आचरण संबंधी निर्देश संसद दे सकती है। आगे देखिए, इसका अपवाद क्या है, याद रख लीजिएगा। अपवाद क्या है? 356 के यानी परंतु के अनुसार राष्ट्रपति उद्घोषणा के तहत 2 अधिकार नहीं रखता। क्या अधिकार नहीं रखता? वह उच्च न्यायालय में निहित या उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त होने वाली किसी शक्ति को अपने हाथों में नहीं ले सकता। नहीं तो आप सोचो कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, अब उच्च न्यायालय की शक्तियां भी राष्ट्रपति के हाथों में आ जाएगी, तो यह बिल्कुल नहीं हो सकता। वह संविधान के किसी ऐसे अनुच्छेद का पूर्णतः या भागतः निलंबन नहीं कर सकता जिसका संबंध राज्यों के न्यायालयों से है। तो जो भी न्यायालय से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड कोई अनुच्छेद को पूर्णतः या
अंशतः समाप्त नहीं कर सकता है, ये काम नहीं कर सकते हैं ये। और उद्घोषणा की समाप्ति कैसे होगी? राष्ट्रपति स्वयं अपनी उद्घोषणा वापस ले ले, और मान लीजिए जो हर 6 महीने पर संसद का लोकसभा और राज्यसभा सामान्य बहुमत से अनुमोदन करती है, वो जो है अनुमोदन न करे तब भी ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, राज्य आपातकाल के संदर्भ में न्यायिक पुनरावलोकन। अगर न्यायिक पुनरावलोकन की बात किया जाए तो 38वां संविधान संशोधन 1975, याद रखना, माध्यम से आपात की उद्घोषणा के संबंध में राष्ट्रपति का समाधान न्यायिक पुनरावलोकन का विषय नहीं माना गया था। तो याद रख लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन इसका किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। मैं कहूंगा किया जा सकता है, आप कहोगे सर 38 में तो लिखा है कि नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रख लीजिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 में अब अगर किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है कि जो आधार था राष्ट्रपति शासन लगाने का, क्या वो आधार सही है। अगर न्यायालय ने पाया नहीं, जिस आधार से लगाया गया है वो आधार सही नहीं है, तो राष्ट्रपति शासन को रद्द किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मणिपुर में है, ये तो संवैधानिक प्रावधानों के हित में ही है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है। मान लीजिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं होता तो न्यायिक पुनरावलोकन इसका हो सकता है। लेकिन 38 में, याद रखना, 38 में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। बाद में राजस्थान बनाम भारत संघ 1977 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने माना कि यदि राष्ट्रपति का समाधान दुर्भावना से प्रेरित व अतार्किक हो तो न्यायिक पुनरावलोकन संभव है। अब आप कहोगे सर ये तो यहीं पर कह दिया राजस्थान बनाम भारत संघ, तो फिर 44वें संविधान संशोधन में क्या करने की जरूरत थी? अब आपको पता है कौन डिसाइड करेगा, शुरुआत में कौन डिसाइड करेगा कि राष्ट्रपति का समाधान दुर्भावना से ग्रसित है, यानी यह हकीकत नहीं था, वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना था। कौन डिसाइड करेगा? जांच तो बाद में होगी, पहले तो यह डिसाइड होगा कि दुर्भावना से ग्रसित था कि नहीं था। तो इसी वजह से 44वें संविधान संशोधन में सिंपल कह दिया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 में सिंपल कह दिया गया कि राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है उसकी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। देखिए 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति का समाधान न्यायिक पुनरावलोकन के अधीनस्थ रखा गया। अब इसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। एसआर बंबई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में भी घोषित किया गया कि राष्ट्रपति शासन का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है और जांचा जा सकता है कि क्या राष्ट्रपति का निर्णय तथ्यों से सुसंबद्ध है या वह असंगत आधारों पर, असद्भाव पर तो नहीं टिका है। अब तक अनुच्छेद 356 का 100 से अधिक बार प्रयोग हो चुका है ना, 100 से अधिक बार प्रयोग हो चुका है। और इसी के आधार पर सरकारिया आयोग की रिपोर्टें भी देख लो, क्योंकि अगर अब आ चुका है ये क्वेश्चन, बहुत ज्वलंतशील मुद्दा है, आपसे कोई भी क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड। इसलिए मैं एक बड़ी क्लास, एक लंबी क्लास लेकर इन सबको आपको बता रहा हूं कि राष्ट्रपति शासन से कोई भी क्वेश्चन आए, एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए यहां पर देखिए 1983 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग द्वारा अनुच्छेद 356 में वर्णित राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग से देश के संघात्मक ढांचे की सुरक्षा के लिए निम्न उपाय सुझाए गए हैं। अगर कई बार ऐसा देखा गया है, केंद्र सरकार मनमाने तरीके से राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। इससे जब लागू जबरदस्ती किया जाता है, केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके राज्यों की शक्तियों को कम करना चाहता है तो राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। इसी आधार पर सरकारिया आयोग ने क्या किया, जब ये काम केंद्र सरकार करती है तो हमारा जो संघात्मक ढांचा है, जो हमारा संघीय सरकार है, हमारा जो संघात्मक ढांचा है उस पर चोट पहुंचती है, क्योंकि संघात्मक ढांचे के आधार पर सभी चीजें बंटवारा की गई है कि राज्य की कौन सी शक्तियां हैं, केंद्र की कौन सी शक्तियां हैं। लेकिन केंद्र क्या करता है, अचानक से राष्ट्रपति शासन लागू करके पूरी शक्ति अपने हाथों में ले लेता है। इससे बचने के लिए सरकारिया आयोग ने निम्न तरीके सुझाए हैं। क्या क्या है वो? 356 का प्रयोग तभी किया जाए जब राज्य के पास अन्य विकल्प शेष ना रहे। ऐसा नहीं है कि विकल्प है उसके बाद, उसके पहले ही आप लगा दे रहे हो राष्ट्रपति शासन। इस अनुच्छेद के तहत कोई भी कार्यवाही तब नहीं की जानी चाहिए जब तक इससे पूर्व राज्य को चेतावनी ना दी गई हो। यानी राष्ट्रपति शासन जो काम चल रहा है डायरेक्टली आप मत लगाओ, डायरेक्टली आप मत लगाओ कि बिना कुछ बोले समझे जाके राष्ट्रपति शासन लगा दिया। यहाँ पे यही चीजें कही गई है कि कोई भी
कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक इससे पूर्व राज्य को चेतावनी नहीं दी गई। राज्य को चेतावनी दे, उसके बाद भी वो नहीं मानता, उसके बाद भी वो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बार बार कर रहा है, तो आप लगा सकते हो। बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण राज्य प्रशासन कार्य करने में असमर्थ हो गया हो और उसके कारण राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई हो, बढ़ गई हो, तो केंद्र सरकार को अनुच्छेद 355 के तहत अपने दायित्वों को निभाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। सीधे अनुच्छेद 356 का प्रयोग करने से बचना चाहिए। 55 में क्या है? 55 में ये है कि अगर कोई राज्य है, कोई भी राज्य है, अगर उसका काम सही से नहीं चल रहा है तो 355 में लिखा गया है कि केंद्र सरकार राज्यों की सहायता करेगा, उसको बताएगा इस तरीके से आप शासन चला सकते हो। डायरेक्ट आप 356 आरोपित मत करो, 355 के तहत उनको साथ दो, उनको आगे बढ़ाओ, उनमें जो कमियां हैं उसको बताओ। ठीक है, विधानसभा को तभी विघटित किया जाना चाहिए जब संसद दोनों सदनों के अनुच्छेद 356 के प्रयोग पर विचार कर अपनी सहमति जता दी हो। ऐसी उद्घोषणा के आधार को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है ताकि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग ना हो। अनुच्छेद 356 का प्रयोग राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा कंटेंट, इस तरीके से कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया गया है। किसी राज्य के अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषित राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि बता दिया गया था और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसे मृत की संज्ञा दी थी अनुच्छेद 356 की। बोला इसका कोई यूज कभी नहीं होगा, लेकिन आपको पता है 100 से अधिक बार इसी का यूज हो गया। और के.एम. नाम्बियार ने क्या कहा? राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, क्योंकि संविधान में इतनी सारी चीजें लिखी गई हैं। राज्य यहां पर काम करेगा, केंद्र सूची का विषय ये है, राज्य सूची का विषय ये है, लेकिन ये धोखा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको पता है यहां पर पूरी राज्य सूची का जो विषय है उस राज्य से संबंधित कोई भी प्रावधान केंद्र सरकार अपने हाथों में ले लेती है। इसी वजह से के.एम. नाम्बियार ने क्या कहा कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ एक धोखा है। अब आप कमेंट करके बताना कि क्या जो नाम्बियार ने कहा ये सही कहा? सरकारिया आयोग की रिपोर्टों को मानना अच्छा है, इसी तरीके से किया जाना चाहिए या नहीं, इस तरीके से भी लगाया जा सकता है? तो सभी लोग एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताना आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। तो सभी एक बार कमेंट करके बताना जरूर आपको ये क्लास कैसी लगी, इंफॉर्मेशन जो आपको दिया गया वो कैसा लगा। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को खत्म करता हूं। सभी मेरे फ्रेंड्स को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।